हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्लास को कंटिन्यू करते हुए, और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी जिन बच्चों ने अभी भी टेलीग्राम अपलोड नहीं किया यानी कि ज्वाइन नहीं किया, वो लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें काफ़ी कंटेंट आपका सीटेट का डाल चुका हूँ मैं। ठीक है, अभी कल रात मैंने उसमें टॉप 100 के, ठीक है, पेडागोजी के क्वेश्चन डाले हैं 100। ठीक है, हिंदी के, इंग्लिश के, संस्कृत के, और मैथ के, और साइंस के, एसएसटी के, सबके। ठीक है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। बाकी सीटेट का मटेरियल और थ्योरी क्लासेस के नोट्स वगैरह सब उसमें डाल दिए गए हैं, तो आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। फिलहाल अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, और कहता है कि अधिगम त्रुटियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो त्रुटियाँ होती हैं बेटा, वो गलत नहीं होती हैं। कभी आपको बच्चों को दंड नहीं देना कि तूने त्रुटि क्यों करी। त्रुटियाँ जो होती हैं वो बच्चों का क्या होती हैं, अधिगम का हिस्सा होती हैं। क्या होती हैं, सुधार करने के लिए होती है, अधिगम का हिस्सा होती हैं। यानी कि जो त्रुटियाँ होती हैं शिक्षक को एक अंतर्दृष्टि देती हैं कि बच्चे ने क्या नहीं समझा है और क्या समझा है, और इस प्रकार शिक्षक से प्रतिक्रिया और मार्गदर्शन के माध्यम से उन त्रुटियों को ठीक किया जाता है। अब देख लेते हैं एक करके क्वेश्चन को। ठीक है, कहता है कि अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों की कोई भूमिका नहीं होती। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि त्रुटियों की अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि त्रुटियों की क्या होती है, भूमिका होती है। इससे हमें पता चल जाता है कि बच्चा क्या सीख रहा है और क्या नहीं, क्योंकि ये उसी का एक हिस्सा होती है, खिड़की होती है एक तरीके की। एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के त्रुटि करने के व्यवहार को इनाम और सज़ा नहीं, देखो बच्चों को सज़ा नहीं देनी है। त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है। बिल्कुल ये हो सकता है, लेकिन सीटेट में आपको चारों ऑप्शन पढ़ना है। कहता है विद्यार्थी अपनी त्रुटियों की स्वयं खोज और सुधार करने में सक्षम नहीं होते। ये आपका ऑप्शन गलत है। बच्चों के बारे में गलत टिप्पणी मैंने पहले भी एक टैग वर्ड बताया था, आप लोगों को नहीं चलना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार शिशु अपनी मानसिक अनुभूतियों को किस प्रकार प्रदर्शित नहीं करता है। ये पूछा है नहीं करता है, ये नहीं पूछा है प्रदर्शित करता है, हमसे पूछा है कि प्रदर्शित नहीं करता है। कहता है कि सक्रियता द्वारा, भाषा द्वारा, दृश्य प्रतिभा द्वारा, या संकेतों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 का आप लोगों को आंसर देना है। देखिए, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार शिशु अपनी जो उसकी मानसिक अनुभूतियों को भाषा द्वारा प्रदर्शित नहीं कर सकता, जो भी उसकी मानसिक। क्यों? क्योंकि बच्चा बोल नहीं पाता, तो जो उसके अंदर चल रहा है, जो वो चाह रहा है, तो वो भाषा के द्वारा से प्रदर्शित नहीं कर सकता। सक्रियता द्वारा कर सकता है, दृश्य द्वारा कर सकता है, संकेतों द्वारा कर सकता है, रोकर कर सकता है, इधर उधर करके, लेकिन बोल कर नहीं कर सकता। यदि उसे दूध चाहिए होता है तो वो क्या करता है, रोने लगता है, लेकिन बोल नहीं पाता है ना। इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ से हम पकड़ेंगे। जैसे कि अगर मैं एक एक ऑप्शन को फिर से बताऊं, है ना, ठीक है। इनएक्टिव प्रस्तुति यानी कि इसे सक्रियता के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। आइकॉनिक प्रस्तुति, इसमें देखने योग्य चीज़ों को प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी कि सक्रियता द्वारा। इसको हम किस में देख सकते हैं, इनएक्टिव में। ठीक, दृश्य द्वारा इसे हम आइकॉनिक, ठीक, आइकॉनिक प्रस्तुति लिख देता हूँ वरना समझ में नहीं आएगा। आइकॉनिक प्रस्तुति। सांकेतिक, जिसे हम सिंबॉलिक बोलते हैं बेटा, सांकेतिक प्रस्तुति। सिंबॉलिक, ठीक, किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता की विशेषता क्या कहलाती है। भाषाई, स्थानिक, प्रकृति, या अंतर संबंधित। क्वेश्चन नंबर 23 का आप लोग आंसर दीजिए। कहता है कि सोच को व्यक्त करने के लिए, तो सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह किस में होती है, स्थानिक में नहीं होती है बेटा, भाषिक में होती है। किस में होती है, भाषाई बुद्धि में होती है। बहुत अच्छे से इसको मैंने कराया था। ठीक है, तो भाषा का उपयोग करने की क्षमता, भाषाई बुद्धि विशेषता है। देखो, भाषाई बुद्धि के बल पर ही एक शिक्षक विभिन्न बौद्धिक स्तर वाले
बालकों को अपनी संप्रेषण क्षमता से परिचित करता है तथा बालकों को सरल एवं सटीक भाषा में शिक्षा और ज्ञान देने में क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। इसको मैंने डिटेल में कराया था, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। कहता पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बालक में प्रतीकात्मक विचार विकसित हो जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 का बताना है। ठीक है, प्रतीकात्मक, तो इसका मैं सीधा सीधा आंसर बताता हूँ आप लोगों को, क्योंकि काफ़ी डिटेल में मैं इसको कई बार ले चुका हूँ। ठीक है, आपके पास भी टाइम नहीं है क्योंकि आप लोगों को रिवीजन करना है, इसलिए ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा। प्रतीकात्मक चिन्ह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि बाल केंद्रित कक्ष में विद्यार्थी। ठीक है, मैंने कहा था कि आप लोग ऑप्शन काटना सीखिए। ऑप्शन काटने से क्या होगा कि आप लोग अपने उत्तर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बाल केंद्रित शिक्षा में आपको बताना है, उसके बाद मैं इसका लॉजिक भी बताऊंगा डिटेल में। 27 का जब तक आप लोग क्या करेंगे, आंसर देंगे। ठीक है, 27 पे कैसे आ गया, डायरेक्ट समझ नहीं आया। चलो अभी देखते हैं। देखो 24वां क्वेश्चन रह गया आपका। ये कहता है समावेशी कक्षा से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो समावेशी का मतलब मैंने आपको बताया था, अच्छे से बताया था कि समावेशी का मतलब होता है कि जो सामान्य और अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों की संयुक्त कक्षा से है, जिसमें सामान्य भी हो और अक्षम भी हो। समावेशी कक्षा का अर्थ होता है समाज के सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से लाकर उन्हें समान अवसर उपलब्ध कराना या धारा से जोड़ना। इस शिक्षा के अंतर्गत विविध पृष्ठभूमि के छात्रों को क्या किया जाता है, जैसे कि आपके सामान्य अधिगम आवश्यकता वाले हो गए, निर्धन हो गए, वंचित हो गए, पिछड़े हो गए, प्रतिभाशाली, सृजन, अनुसूचित जाति, जनजाति इत्यादि को एक ही कक्षा में क्या की जाती है, शिक्षा दी जाती है। कहता है कि प्रतिभाशाली और सृजन शिक्षार्थियों की संयुक्त कक्षा। ठीक है, देखो इसमें क्या है, केवल प्रतिभाशाली हैं और सृजन विद्यार्थी हैं, ये नहीं होगा। प्रतिभाशाली और सामान्य है, नहीं, सामान्य और अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों की संयुक्त कक्षा। केवल शब्द आ गया, टैग वर्ड है, आप लोग काट दीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोग किस पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर कहता है कि निम्न में से क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण कौन सा है। ठीक है, रेवेन्यू प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण, घन रचना परीक्षण, जलोटा सामान्य मानसिक परीक्षण, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण। ज़्यादातर ये क्वेश्चन जो होता है आपका टेट में आते हैं, फिर भी मैंने बुद्धि का जो चैप्टर था काफ़ी क्लासेस उसमें ली थी मैंने। इसका मैं सीधा सीधा आंसर बताऊंगा, कोई लॉजिक नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन नहीं मिलते हैं आपको। ठीक है, तो 26वां क्वेश्चन पे हम थे, समावेशी कक्षा, जो मैंने आपको अभी समझा दी थी, बाल केंद्रित कक्षा। इसको हम ऑप्शन में काटेंगे। कहता है कि अपने स्वयं के सीखने में ज़्यादा भूमिका नहीं रखते हैं, तो ये गलत है। बच्चे बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है, बच्चे क्या होता है, सेंटर में होता है। ठीक है, कहता है ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं, बिल्कुल हो सकता है। कहता है कोरी पटिया के समान नहीं, कोरी पटिया के समान बच्चे नहीं होते हैं, जब स्कूल में आते हैं तो बहुत कुछ अपने साथ लेकर आते हैं। कहता है निष्क्रिय रूप से, ऑप्शन ही निगेटिव है, सक्रिय रूप से होना चाहिए था, ज्ञान के सक्रिय रूप से क्या होते हैं, निर्माता होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ने से पहले थोड़ा सा बताता हूँ कि बालक के मनोविज्ञान को समझने या समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना तथा उसकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना ही बाल केंद्रित शिक्षण है। अर्थात बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों, क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28वां है, रीजन असर्शन से इंपॉर्टेंट है और बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं इस टाइम रीजन असर्शन से। कहता है बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्यों और रीतियों केवल अभिभावकों से ही सीखते हैं, अभिभावकों से। मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको किस तरीके से करना है। मैंने कहा था कि कुछ देर के लिए आप भूल जाइए कि कौन सा कथन है, कौन सा तर्क है। अभी आप ये समझिए कि इनमें से ऑप्शन ठीक कौन से हैं। तो ये देखो यहाँ पर लिखा है केवल अभिभावकों से ही सीखते हैं, ये तो गलत है ऑप्शन, यानी कि पहला वाला ऑप्शन गलत है। कहता है बच्चों का समाजीकरण एक सरल एवं रैखिक प्रक्रिया से होता है, नहीं, सरल एवं रैखिक प्रक्रिया से, क्योंकि बच्चे जो होते हैं बेटा अपने विकास की अवस्था में बहुत सी चीज़ों से प्रभावित होते हैं, अतः उनका समाजीकरण रैखिक नहीं होता। तो भैया ये भी गलत है, तो ए और आर दोनों गलत हैं। ठीक है, अगर कुछ सही होता तो मैं आपको बताता कि किस तरीके से करना है। कहता है कि अधिसंज्ञानात्मक कौशल क्या होते हैं। अधिसंज्ञानात्मक कौशल चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं। अधिसंज्ञानात्मक कौशल का तात्पर्य बेटा किसी व्यक्ति के विचारों को संसाधित करने से है, यह क्षमता से है।
जैसे इसे किसी व्यक्ति की विभिन्न मानसिक गतिविधियों को सीखने और समस्या समाधान से सबसे अधिक निकटता से करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए, चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं। नीचे वाला काट लेते हैं। संज्ञान और समस्या समाधान को प्रभावित नहीं करती। बिल्कुल, संज्ञान जो होता है समस्या समाधान को प्रभावित करता है। मेरे संज्ञान में कोई बात आई तभी तो मैं कुछ लूँगा ना एक्शन। कोई मुझे गाली दे रहा है तो मेरे संज्ञान में आएगी तभी तो मैं कुछ करूँगा ना। केवल शब्द आ गया, रटना आ गया, निगेटिव सेंस है। विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक विकास की देरी से दर्शाते हैं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, 27 लास्ट में क्वेश्चन कहता है कि अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एवं संवेगों और प्रवृत्ति का संबंध किस प्रकार का होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एवं संवेगों की प्रवृत्ति का संबंध, ये आपको बताना है। तो आपका हो जाएगा कि अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एवं संवेगों और प्रवृत्ति का संबंध अधिक प्रभावी एवं मजबूत होना चाहिए। क्यों होता है? इसे औपचारिक सम्मिलित प्रतिरूप कहा जाता है बेटा। ये सभी एक दूसरे को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। ये अंतर संबंधों के माध्यम से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इससे अधिगम की नियमित रूप से विकास होता रहता है। पहला ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक हो जाएगा। ठीक है, कहता है संवेग और अधिगम और सूचना प्रसंस्करण का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता। देखो संबंध होता है, अभी मैंने बताया सकारात्मक संवेग अधिगम सूचना प्रसंस्करण को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करते हैं। अभी मैंने बताया था आपको सकारात्मक रूप से करते हैं। नकारात्मक संवेग अधिगम और सूचना प्रसंस्करण को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। तो नकारात्मक संवेग नहीं है, सकारात्मक संवेग है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही।